दोस्तों, आपने भोपाल गैस कांड का नाम तो सुना होगा। ये घटना 3 दिसंबर 1984 को हुई। एक केमिकल फैक्ट्री से एक गैस लीक हुई, जिसके कारण हवा जहरीली हो गई। फिर उसमें सांस लेने के कारण 2 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में आ गए। 15,000 लोगों ने इसमें तड़प तड़प कर अपनी जान गंवा दी। किसकी गलती के कारण ये गैस लीक हुई और किसने अपनी जान पर खेलकर लोगों की हेल्प करी और इसके अपराधी के साथ क्या हुआ, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। चलो आज इतिहास से पर्दा उठाते हैं। सीन है गैस लीक होने से 16 घंटे पहले का। ये है इफ्तिकार सिद्दीकी, स्टेशन मास्टर भोपाल जंक्शन। ये नहा धोकर अपनी ड्यूटी पर जाने के लिए रेडी होते हैं। ये है इनका बेटा जो फिलहाल बेरोजगार है। सिद्दीकी साहब अपने बेटे को समझाते हैं कि यूं घर बैठे बैठे काम नहीं चलेगा, नौकरी अप्लाई करोगे तो ही नौकरी मिलेगी, लेकिन जिसने काम करना ही नहीं है उसे समझाने का क्या फायदा। फिर सिद्दीकी साहब अपना चेतक स्कूटर उठाते हैं और चल पड़ते हैं अपने काम पर। यह है भोपाल के बीचों बीच बनी कॉर्बाइट केमिकल फैक्ट्री। आज इसमें भगदड़ मची है क्योंकि MIC 100 डिग्री तक पहुंच गया है। MIC मीन्स मिथाइल आइसोसाइनेट गैस। सब लोग चिल्लाते हैं कि कोई कमरुद्दीन साहब को बुलाओ। ये है कमरुद्दीन। ये इस फैक्ट्री के सुपरवाइजर भी हैं और इंजीनियर भी। ये इस फैक्ट्री की रग रग से वाकिफ हैं और इनकी दूरदृष्टि बहुत ही तेज है। ये MIC टैंक चेक करने जाते हैं। वो जमीन पर हाथ लगाकर देखते हैं और सबको बताते हैं जमीन ठंडी पड़ी है। इसका मतलब मशीन जो 100 डिग्री टेम्परेचर बता रही थी वो खराब हो गई है। यहाँ का प्रेशर भी एकदम सही था। फिर वो जाकर कहता है कि बिना चेक किए अलार्म मत बजाया करो। तभी वहाँ पर इस मिल के जनरल मैनेजर मिस्टर मेडिसन आते हैं। वे कहते हैं कि जब तक कोई मर ना जाए तब तक मैं इस सायरन की आवाज नहीं सुनना चाहता। बाहर करो उसे जिसने ये अलार्म बजाया था। यह है प्रेस रिपोर्टर कुमावत। इन्होंने उस फैक्ट्री के ऊपर एक केस भी लगा रखा है और अब उसी केस के लिए ये सबूत इकट्ठा कर रहे हैं। ये इमाद रियाज के पास आए हैं। वो पहले उसी फैक्ट्री में काम किया करता था, लेकिन फिलहाल उसे वहाँ से निकाल दिया गया और अब इन्हें रेलवे में नौकरी मिल गई है। आज इनकी ड्यूटी का पहला दिन है। ये प्रेस रिपोर्टर को बताता है कि मैं उस फैक्ट्री में ड्राइवर था। उस फैक्ट्री में फसलों के लिए कीटनाशक दवाइयाँ बनती हैं। इसके लिए भारी मात्रा में MIC का प्रयोग किया जाता है। MIC अमेरिका से आती है और बंदरगाह से फैक्ट्री तक लाने का काम मेरा था। इसको 40-40 टन के 3 टैंकों में भरकर जमीन में गाड़ रखा है। एक भी पानी की बूंद अगर इस पर पड़ी तो ये जानलेवा हो सकती है। अगर ये गैस हवा में फैली तो समझो काम तमाम। जब हमने अपने लिए सुरक्षा मास्क मांगे तो हमें लात मारकर नौकरी से निकाल दिया गया। दूसरी तरफ कमरुद्दीन बॉस को बताता है कि MIC टैंक को ठंडा रखने वाली मशीन 2 महीने से बंद पड़ी है। वर्कर्स को पता ही नहीं है कि इसके पाइप कब और कैसे धोने हैं। पानी की एक बूंद भी अगर केमिकल पर पड़ी तो अनर्थ हो जाएगा। मेडिसन कहता है कि हमारी फैक्ट्री पिछले 4 सालों से घाटे में चल रही है। मैनेजमेंट इस पर एक भी पैसा नहीं लगाएगी। जाओ और जाकर कर्मचारियों को तसल्ली दो। उधर इमाद बताता है कि 1982 में भी एक बार गैस लीक हुई थी, जिसमें एक वर्कर मोहम्मद अंसारी की जान चली गई थी। वो मेरे बड़े भाई जैसा था। मैंने ही गांव से उसे बुलाया था। तब बाहर से एक अफसर ने आकर इस फैक्ट्री की अच्छे से जांच की थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को दबा दिया गया। दूसरी तरफ जब स्टेशन मास्टर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाते हैं तो उनके पास प्रसाद नाम का एक कर्मचारी आता है। फिर स्टेशन मास्टर उससे पूछते हैं, क्या कम्युनिकेशन वायर का रिपेयर हो गया है? प्रसाद झूठ बोल देता है, हाँ हो गया। दरअसल आसपास की बस्ती वाले टेलीफोन की तार चोरी कर ले गए थे। उसी की रिपेयरिंग का काम चल रहा था। फिर वे दोनों खुद जाकर चेक करते हैं, लेकिन ये लाइंस अभी तक चालू नहीं हुए थे क्योंकि वर्कर्स तो जुआ खेल रहे थे। फिर स्टेशन मास्टर कहता है कि इन सब की छुट्टी करो और नए वर्कर्स लेकर आओ। हमें जल्द से जल्द ये लाइनें ठीक करवानी है, सेफ्टी इशू है। दूसरी तरफ कुमावत दोबारा रियाज के पास जाता है और कहता है कि मुझे उस फैक्ट्री की 1982 वाली रिपोर्ट चाहिए ताकि केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। फिर रियाज अपनी ड्यूटी पर जाता है और जाकर स्टेशन मास्टर से मिलता है। स्टेशन मास्टर उसका टेस्ट लेने के लिए उसे कहता है कि स्टेशन पर कोई एक चीज खराब पड़ी है, ढूंढ कर बताओ वो क्या है। इमाद वो खराब चीज ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तभी स्टेशन मास्टर के पास एक लेडी आती है। वो यहाँ की सफाई कर्मचारी है। उसका नाम विजया है और आज उसकी बेटी की शादी है। वो स्टेशन मास्टर को न्योता देने आई थी। फिर उसके जाते ही वहाँ रियाज वापस आता है। वो कहता है, सर इस स्टेशन की कम्युनिकेशन सही नहीं चल रही क्योंकि मैग्नेटोफोन आपके टेबल पर है। इससे जरूर आपने कम्युनिकेशन चेक किया होगा। फिर स्टेशन मास्टर उसे रिपेयरिंग सेंटर भेज देता है क्योंकि एक मालगाड़ी को तैयार करना है। ये है मुन्ना भैया। ये बहुत बड़ा चोर है जो पिछले 13 सालों से दिल्ली में लूट और चोरियां कर रहा है। ये अब तक एक बार भी पकड़ा नहीं गया। जब से इसने सांसद को लूटा है तब से ये पुलिस की निगाह में आ गया और पुलिस इसे हर कीमत पर पकड़ना चाहती है। फिर वो कांस्टेबल की वर्दी पहनकर रेल सदन जाता है और अकाउंटेंट को पकड़ता है। अकाउंटेंट उसके साथ ही मिला हुआ था। अकाउंटेंट कहता है कि भाई थोड़े दिन अंडरग्राउंड हो जाओ क्योंकि अब पुलिस तेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गई है। फिर मुन्ना भैया कहते हैं क्यों ना अंडरग्राउंड होने से पहले एक मोटा हाथ मारा जाए। फिर अकाउंटेंट उसे सभी रेलवे
रेलवे स्टेशन की अकाउंट बुक दिखाता है। सबसे ज्यादा माल भोपाल जंक्शन में था, पूरे 1,13,06,000 रुपए। गैस लीक होने में 4 घंटे बचे थे। कमरुद्दीन की वाइफ रियाज को बुलाने आती है और कहती है कि किसी लड़की का फोन आया है। फोन पर उसके दोस्त की वाइफ बात कर रही थी। वो कहती है कि गाड़ी झांसी पहुंच गई है, मैं भोपाल रात तक पहुंच जाऊंगी। रियाज कहता है कि आप आ जाइए, रात का खाना हम इकट्ठा ही खाएंगे और आप बेफिक्र रहिए, मैं अंसारी भाई की मौत के बदले आपको इंसाफ दिला कर रहूंगा। फिर वो नफीसा भाभी से पूछता है कि भाभी अमरुद्दीन भाई हमारी हेल्प करेंगे ना। फिर वो रियाज को दिखाती है कि उनको भी इस फैक्ट्री पर भरोसा नहीं है, उन्होंने मेरे लिए एक मास्क छोड़ रखा है, पता नहीं कब इसकी जरूरत पड़ जाए। फिर रात को अमरुद्दीन चुपके से ऑफिस में जाता है और वहाँ से प्लांट सेफ्टी असेसमेंट की फाइल चुराकर उसकी फोटोकॉपी निकाल लेता है। फिर वो कुमावत को बताता है कि मुझे रिपोर्ट मिल गई है, तुम 2 घंटे बाद मेरे घर आ जाना। अगले सीन में हम 2 नाइट ड्यूटी वर्कर्स को देखते हैं। एक नाइट सुपरवाइजर था और दूसरा अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ काम करने आया था। इनको ना ही प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही इन्हें ज्यादा कुछ पता था। फिर सुपरवाइजर उसे कहता है कि जल्दी पानी चालू करो, हमें धुलाई शुरू करनी है। फिर वे पानी ऑन करके वहाँ से चले जाते हैं। ये पानी इस फैक्ट्री में लगी सभी पाइपों को साफ करने के लिए चलाया जाता था। अब गैस लीक होने में 3 घंटे बचे थे। अब स्टेशन मास्टर उस बस्ती में जाकर विजया की बेटी से मिलने जाता है, जिसकी आज रात शादी होने वाली थी। वे उसे शादी के लिए आशीर्वाद और शुभकामनाएं देते हैं। अब पंजाब मेल जो फिरोजपुर से भोपाल आती है आने वाली थी, इसलिए स्टेशन मास्टर वापस स्टेशन चले जाते हैं। दूसरी तरफ रियाज रेलवे रिपेयर सेंटर पहुंच जाता है। वहां उसे तिवारी जी मिलने आते हैं। तिवारी जी यहाँ के कर्ता धर्ता थे। वे उसे कहते हैं कि चल इंजन स्टार्ट करके दिखा, देखता हूँ तुझे कुछ आता भी है या नहीं। इंजन स्टार्ट होकर फिर से बंद हो जाता है। फिर तिवारी जी कहते हैं ये टेढ़ी खीर है, ऐसे नहीं मानेगा, ये यहाँ पर ठीक होने आया है। फिर तिवारी जी उसका फॉल्ट खुद ढूंढते हैं। दूसरी तरफ फैक्ट्री में नौसिखिए सुपरवाइजर को वॉकी टॉकी पर कोई बताता है कि पानी लीक हो रहा है, लेकिन उन्हें कुछ पता हो तो ठीक करेंगे ना। वे इसे हल्के में ले लेते हैं। अब स्टेशन पर पंजाब मेल आ चुकी थी और उसी ट्रेन में आते हैं मुन्ना भैया। वे स्टेशन मास्टर को कहते हैं कि जनाब वो आ रहा है जिसने पुलिस वालों की नाक में दम कर रखा है, उसको सब एक्सप्रेस बैंडिट बोलते हैं। खबर मिली है कि वो आपकी तिजोरी की आरती उतारने आ रहा है। अब आपसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप अपनी तिजोरी की सेवा आज मुझे करने दें, मैं उसे पकड़ने का मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहता। फिर स्टेशन मास्टर उसे कहता है कि आप चाय पीजिए, मैं संदूक की फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। मुन्ना भैया कहाँ चाय पीने वाले थे, वे वहाँ बैठे बच्चों के साथ टाइम पास करने लगते हैं। फिर वो जाकर चुपके से देखते हैं कि स्टेशन मास्टर अपनी तिजोरी में पैसे रख रहा है। फिर जब स्टेशन मास्टर बाहर आते हैं तो वो मुन्ना भैया को कहते हैं, हमने आरपीएफ चीफ सीना साहब को बुलाया है, उनसे परमिशन लिए बिना हम आपको यहाँ पर नहीं रख सकते, आओ तब तक ऑफिस में बैठकर बातें शातें करते हैं। तभी प्रसाद के पास वर्कर का फोन आता है। वो कहता है कि हमने टेम्परेरी लाइनें जोड़कर टेस्टिंग कर ली है, इसलिए अपना काम पूरा करने से पहले 3 घंटे के लिए लाइनें काटनी पड़ेंगी। फिर प्रसाद अपने एक साथी को कहता है कि स्टेशन मास्टर को बोल देना 2-3 घंटे के लिए सभी कम्युनिकेशन बंद रहेंगे। फिर वो घर चला जाता है। अब गैस लीक होने में 9 मिनट बचे थे। फैक्ट्री में एक खतरे की बीप बोलती है। उस समय सुपरवाइजर अपने दोस्तों के साथ मस्ती से चाय पी रहा था। तभी कंट्रोल रूम से दास बाबू नए सुपरवाइजर को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई साहब का वॉकी टॉकी तो उनके पास था ही नहीं। फिर वे खुद जाकर टैंक का तापमान चेक करते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म हो चुका था। फिर वे फैक्ट्री के वॉचमैन को कहते हैं कि जब भी कमरुद्दीन साहब यहाँ से जाएं तो उनसे बात करवाना। फिर वो कमरुद्दीन से उनकी बात करवाता है। तभी उसकी नजर मिल पर पड़ती है जिसमें एक गैस लीक हो रही थी। कमरुद्दीन अपना स्कूटर वहीं छोड़कर मिल के अंदर भागता है। वो कंट्रोल रूम जाकर देखता है कि टेम्परेचर 100 डिग्री बता रहा था। फिर वो नए सुपरवाइजर एहसान को बुलाने के लिए कहता है। फिर वो आकर पूछता है कि अब तक स्क्रबर क्यों नहीं चलाया। दास बाबू कहते हैं नहीं चल रहा। फिर एहसान कहता है कि फ्लेयर टावर चलाकर गैस को जला क्यों नहीं देते। कमरुद्दीन कहता है फ्लेयर टावर कई महीनों से बंद पड़ा है, जंग लग गया था उसे। फिर वो नया वर्कर बताता है कि 3 घंटे से पानी चल रहा है। फिर कमरुद्दीन पूछता है स्लीप ब्लाइंड्स तो लगाया होगा। दरअसल पाइप को धोते वक्त उसके दोनों तरफ लगाना पड़ता है ताकि पानी MIC टैंक तक ना पहुंचे, लेकिन ट्रेनिंग के समय ये सब कुछ इन्हें सिखाया ही नहीं गया था। फिर कमरुद्दीन कहता है कि दास साहब फैक्ट्री खाली करवाइए तुरंत। फिर कमरुद्दीन अलार्म ऑन कर देता है। पूरी फैक्ट्री में भगदड़ मच जाती है। गैस का प्रेशर तेज था, इसलिए फैक्ट्री की पुरानी पाइपें उसे संभाल नहीं पाती। इन लोगों को तो इमरजेंसी के लिए सेफ्टी मास्क भी प्रोवाइड नहीं करवाए गए थे। गैस से बचने का एक अकेला इलाज यही था कि रुमाल को गीला करके चेहरे पर बांध लो, लेकिन इससे आंखों की जलन को नहीं रोका जा सकता था। फिर कमरुद्दीन खुद जाकर पानी को बंद करता है, वरना जब तक केमिकल के ऊपर पानी पड़ता रहेगा वो उबलकर गैस छोड़ता रहेगा। ये गैस सीधा आंखों और फेफड़ों पर वार करती थी। फिर कमरुद्दीन एहसान को कहता है कि तुम जाओ, मैं गैस को खाली टैंक में डाइवर्ट करके आता हूँ।
कमरुद्दीन गिरता पड़ता टैंक तक पहुंच ही जाता है। फिर वो दास बाबू को बताता है कि कोई भी टैंक खाली नहीं है। फिर वो तीनों टैंक का ज्वाइंट कनेक्शन बंद कर देता है। कमरुद्दीन बाप बनने वाला था, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना वो अपना फर्ज निभा रहा था। तभी वहाँ एक टैंक फट जाता है। कमरुद्दीन की वहीं पर मौत हो जाती है। लेकिन जो गैस वहाँ से निकली थी उससे पूरा शहर मरने वाला था। इस खतरे से अनजान लोगों को पता भी नहीं था कि यमराज अब की बार किसी एक को नहीं बल्कि पूरे शहर को ले जाने आ रहा था। यह है भोपाल और इसके 100 किलोमीटर साउथ में है इटारसी जंक्शन। ये चश्मे वाले भाई साहब यहाँ के स्टेशन मास्टर हैं। एक आदमी इनके पीछे पीछे घूम रहा था क्योंकि उसका सामान चोरी हो गया था, लेकिन ये उसकी एक भी नहीं सुनते। तभी वहाँ पर एक आदमी भागता हुआ आता है। वो बताता है कि मुझे खबर मिली है कि रति पांडे इंस्पेक्शन के लिए यहाँ आ रहे हैं। अब यहाँ सभी को टेंशन हो जाती है। फिर विनोद सभी को कहता है कि वो जनरल मैनेजर है, आएगा तो अपनी जीएम स्पेशल में ही, पता लगाओ कहाँ पर है वो। तभी मनोहर कहता है सर भोपाल अभी भी ऑफलाइन है। विनोद कहता है वहाँ कम्युनिकेशन लाइन का काम चल रहा है, 1-2 घंटे में ऑनलाइन हो जाएगा। भोपाल के नॉर्थ में से गोरखपुर एक्सप्रेस भी आ रही थी और उसी में इमाद रियाज की भाभी भी बैठी थी जो भोपाल जा रही थी। उसके सामने वाली सीट पर एक लेडी अपनी बेटी के साथ बैठी थी। वे दोनों पंजाब के दंगों से भागकर भोपाल की तरफ जा रही थी, क्योंकि इंदिरा गांधी की मौत के बाद पूरे भारत में से कुछ दंगाई सरदारों को या उनकी फैमिली को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे थे। लेकिन इनकी कोशिश तो यही थी कि ये किसी को भी पता ना लगने दे कि ये सिख परिवार से हैं। तभी वहाँ ट्रेन का गार्ड आ जाता है। वो उस लेडी को अपनी कृपान छुपाने का इशारा करता है। उधर गैस लीक होने के 20 मिनट बाद वो खराब इंजन रिपेयर हो गया था, इसलिए तिवारी जी रियाज को आराम करने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि जब कम्युनिकेशन वालों का काम फिनिश हो जाएगा तो तुम उन्हें स्टेशन के उस पार से लेने चले जाना। फिर तिवारी जी अपनी टॉर्च लेकर टॉयलेट जाते हैं। वहाँ चारों तरफ से कुत्तों के भौंकने की और रोने की आवाजें आ रही थी। उस गैस की बदबू सड़ी हुई गोभी के जैसी थी, इसलिए उन्हें खांसी भी शुरू हो जाती है। उधर जब मुन्ना भैया चाय की चुस्कियां ले रहे थे तब विजया घबराई हुई वहाँ आती है। वो स्टेशन मास्टर को बताती है कि लड़के वालों के रिश्तेदार जरूरत से ज्यादा ही आ गए हैं, खाना कम पड़ गया है। हलवाई ने 350 मांगे हैं दोबारा भट्टी चालू करने के लिए और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। फिर स्टेशन मास्टर उसे 270 रुपए देते हैं और कहते हैं फिलहाल तो मेरे पास यही है। तभी मुन्ना भाई का भी जमीर जाग जाता है। वे विजया को कुछ रुपए अपनी तरफ से भी देते हैं। फिर विजया वहाँ से चली जाती है। अब इस गैस का कहर स्टेशन तक भी पहुँच गया था। खुले में घूम रहा हर इंसान खांसने लगा था। उधर तिवारी जी जब शौचालय से बाहर आते हैं तो वे रियाज को आवाज लगाते हैं और देखते ही देखते बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। जब रियाज बाहर आता है तो समझ जाता है ये MIC की बदबू है, इसलिए वो वापस अंदर चला जाता है और अपने रुमाल को गीला कर लेता है। फिर वो उसे नाक पर बांधकर तिवारी को लेने जाता है, लेकिन तिवारी जी तो चल बसे थे। विजया की बेटी को ब्याहने आई बारात भी अब बेहोश होकर नीचे गिरने लगी थी। वहाँ भगदड़ मच जाती है। फिर विजया भी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। विजया की बेटी जब बारात को देखने जाती है तो वहाँ से सभी बाराती भाग चुके थे। मोहल्ले वाले इमाद की माँ को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, लेकिन वो अपने बेटे के बिना जाना नहीं चाहती थी। स्टेशन मास्टर का बेटा अपनी माँ और बहन को लेकर घर से दूर जाने लगता है, लेकिन स्टेशन मास्टर और मुन्ना भैया को बिल्कुल भी पता नहीं था बाहर क्या हो रहा है, क्योंकि वे एक बंद कमरे में बैठे थे। फिर उनकी नजर बाहर खड़े रतलू पर जाती है। जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो उन्हें शोर सुनाई देता है। पूरे स्टेशन पर भगदड़ मची थी। स्टेशन मास्टर को समझ नहीं आता कि यहाँ क्या हो रहा है। फिर उसकी नजर विजया पर पड़ती है जो तड़प रही थी। फिर वहाँ मुन्ना आता है और स्टेशन मास्टर को बताता है कि स्टेशन के बाहर भी यही हाल है। स्टेशन मास्टर कहते हैं जरूर हवा में ही जहर है। जो लोग बंद कमरे में थे वे महफूज थे, लेकिन घबराए हुए लोग कमरों की खिड़की दरवाजे तोड़ रहे थे, ये सोचकर कि शायद हम बच जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ऐसा करके वे खुद तो बचने वाले हैं नहीं और दूसरों को भी मौत के मुंह में धकेल रहे थे। तभी स्टेशन मास्टर की नजर वेटिंग हॉल पर जाती है। फिर वे सीटी बजाकर सबको वेटिंग हॉल में चलने के लिए कहते हैं। उधर रियाज एक चाचा की जान बचाता है और उसे इंजन में बिठाकर इंजन को वहाँ से स्टेशन की तरफ ले जाने लगता है। अब पूरा स्टेशन खाली हो चुका था। शहर में भी बुरा हाल था। देखते ही देखते भोपाल का एक बड़ा हिस्सा इस गैस की चपेट में आ गया था। जब प्रेस रिपोर्टर कुमावत को इस बात का पता चलता है तो वो अपना कैमरा लेकर फैक्ट्री की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ फैक्ट्री में मिस्टर मेडिसन और एक डॉक्टर उस जगह का जायजा लेने जाते हैं जहां पर टैंक में विस्फोट हुआ था। डॉक्टर बताता है कि कमरुद्दीन ने ये काम तो अच्छा कर दिया, सभी टैंक्स को एक दूसरे से अलग कर दिया, वरना एक टैंक के फटने पर बाकी टैंकों की गैस भी लीक हो जाती। फिर वे फैक्ट्री में बने मेडिकल विंग में जाते हैं। मिस्टर मेडिसन कहते हैं कि ये जरूर किसी कर्मचारी की शरारत है, वो हमें जानबूझकर नुकसान पहुंचाना चाहता था। तुम लोग अभी तक भागे नहीं, इसका मतलब तुम लोग मेरे वफादार हो। जाओ और इस फैक्ट्री के गेट बंद कर दो। ना ही कोई पुलिस यहाँ आनी चाहिए और ना ही कोई सिविलियन। अमेरिका से मेरे लॉयर यहाँ आ रहे हैं। डॉक्टर पूछता है पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल से फोन आ रहे हैं,
हम उन्हें क्या जवाब देंगे। मिस्टर मेडिसन कहते हैं कि जब तक हमें अमेरिका से कोई जवाब नहीं मिलता हम चुप रहेंगे। अब कुमावत की आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी होने लगती है, इसलिए वो अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लेता है। उसके पास दो ऑप्शन थी, या तो वो शहर के बीचों बीच जाए या फिर यहीं से वापस लौट जाए, लेकिन वो अपनी जान पर खेलकर शहर में जाने का फैसला करता है। उसे दूर से ही फैक्ट्री दिखाई देती है जिसमें अब भी गैस लीक हो रही थी। उधर मिस्टर मेडिसन अपने ऑफिस में से अमेरिका एक फैक्स करते हैं और बताते हैं कि भोपाल फैक्ट्री में 40 टन MIC लीक हो गई है। दूसरी तरफ स्टेशन के वेटिंग हॉल में सब लोगों का खास कर बुरा हाल हुआ पड़ा था। मुन्ना भैया और स्टेशन मास्टर सबकी हेल्प कर रहे थे। फिर वो विजया को रोकते हैं जो अपनी बेटी के पास जाना चाहती थी। स्टेशन मास्टर कहता है कि हम आप लोगों को कहीं नहीं जाने दे सकते क्योंकि आप लोग रेलवे की और हमारी जिम्मेदारी है, ना ही हम खुद घर पर जाएंगे। अब सब लोग चिंता में थे कि आगे क्या होगा। बस तभी विजया भी अपना दम तोड़ देती है। फिर स्टेशन मास्टर उस पर अपना कोट ढक देते हैं। तभी एक आदमी कहता है कि आपको पुलिस थाने फोन करना चाहिए। मुन्ना भैया कहते हैं जब पुलिस खुद यहाँ खड़ी है तो थाने में फोन करके क्या होगा। फिर एक और आदमी वहाँ पर आता है और कहता है कि इस ठुल्ले को बाहर भेजो मदद मांगने के लिए। मुन्ना कहता है साले ये वर्दी है, कोई सुरक्षा कवच नहीं है, बाहर हवा में जहर फैला हुआ है। इतने में रियाज रेल का इंजन लेकर वहाँ पहुँच जाता है। स्टेशन मास्टर कहता है कि मैं बाहर जाता हूँ और कोई ट्रेन का इंतजाम करता हूँ, लेकिन सब लोग उसके सिर पर चढ़ जाते हैं क्योंकि वे सोच रहे थे कि स्टेशन मास्टर खिसकना चाहता है। अब हालात बेकाबू हो जाते हैं। सब लोग खुद रेल के इंजन में बैठकर वहाँ से निकलना चाहते थे। तभी उनमें से एक आदमी भागकर बाहर जाता है और देखते ही देखते सबके सामने बेहोश हो जाता है। उसको देखकर सब लोग शांत हो जाते हैं और फिर कोई जिद नहीं करता हमें बाहर जाना है। फिर मुन्ना उस आदमी को कहता है हाँ भाई, बड़ा हीरो बन रहा था, अब जाना है बाहर। तभी रियाज इशारा करके कहता है सर मैं वहाँ आ रहा हूँ। फिर स्टेशन मास्टर मुंह पर रुमाल बांधकर वहाँ जाते हैं और चाचा को लाने में रियाज की मदद करते हैं। अंदर आकर रियाज सबको बताता है कि ये कार्बाइड की गलती है, वहाँ से गैस लीक हुई है। ये गैस सीधा आंख और फेफड़ों पर वार करती है। कोई एक झटके में मर रहा है तो कोई कुछ घंटों में। इसकी कोई दवा नहीं है, मुंह पर गीला कपड़ा बांध लो, बस यही एक जरिया है इससे बचने का। फिर मुन्ना सबको कहता है कि सब लोग अपना रुमाल या कोई कपड़ा लीजिए और कोने में पानी है उसे गीला करके मुंह पे बांध लीजिए। फिर स्टेशन मास्टर उसे कहते हैं कि रियाज तुम अकेले यहाँ पर लोको पायलट हो, मैं जानता हूँ तुम घर जाना चाहते हो, लेकिन एक काम है, करोगे? हमें इटारसी रेलवे स्टेशन तक मैसेज पहुँचाना है कि वे गोरखपुर ट्रेन को यहाँ पर आने से रोके। उसी ट्रेन में रियाज की भाभी भी बैठी थी। फिर स्टेशन मास्टर कहते हैं कि रिपेयर टीम लाने की ड्यूटी तुम्हारी थी, क्या तुम उन्हें लेकर आ सकते हो? शायद वो कम्युनिकेशन ठीक कर दें। अगर वो ट्रेन यहाँ पर आ गई तो भोपाल जंक्शन कब्रिस्तान में बदल जाएगा। गोरखपुर ट्रेन विदिशा पहुंच चुकी थी जो कि भोपाल से 75 किलोमीटर दूर था। जब वो ट्रेन चलने वाली थी तब कुछ दंगाई उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं क्योंकि वे चुन चुनकर सरदारों को मार रहे थे। अब उस पंजाबी औरत को चिंता हो जाती है कि वे क्या करे। दंगाई हर एक इंसान को उठा उठाकर चेक कर रहे थे। वे बच्चों से भी उनका नाम पूछ रहे थे। फिर वो रियाज की भाभी से उसका नाम पूछते हैं। वो अपना नाम सलमा बताती है और उस पंजाबी औरत के लिए कहती है कि ये हमारी खाला है, हम भोपाल अपनी अम्मी के पास जा रहे हैं। फिर वे टीटी को ढूंढते हैं क्योंकि उसके पास सभी पैसेंजर्स के नामों वाली लिस्ट थी, लेकिन टीटी वो नामों वाली लिस्ट पाड़ कर टॉयलेट की सीट से बाहर फेंक रहा था ताकि इस रेल की कौन कौन सी सीट पर पंजाबी लोग बैठे हैं उन्हें पता न चल सके। फिर वे दंगई टॉयलेट का दरवाजा तोड़कर टीटी से वो लिस्ट छीन लेते हैं जिसमें अभी भी 2 पेज बाकी थे और उन्हें पता चल जाता है कि सलमा के सामने जो औरत बैठी थी वो पंजाबी है, उसका नाम राजवीर कौर था। तभी एक गार्ड उसके पास आता है और कहता है कि बहन जी आप मेरे साथ चलिए क्योंकि वे दंगई वापिस आएंगे। फिर वो राजवीर कौर और उसकी बेटी को अपने कैबिन में ले जाता है और उसका दरवाजा बंद कर लेता है। वो हर कीमत पर उन दोनों की जान बचाना चाहता था, इसलिए वो अपनी फ्लेयर गन उठा लेता है। इटारसी स्टेशन में वो तड़पती हुई आत्मा फिर से स्टेशन मास्टर के पास आती है और पूछती है कि मेरा बैग मिला या नहीं, लेकिन स्टेशन मास्टर उसे धक्के देकर बाहर निकलवा देता है। फिर मनोहर स्टेशन मास्टर को कहता है कि भोपाल अब भी ऑफलाइन है। स्टेशन मास्टर कहता है कि भोपाल को छोड़ो और जीएम स्पेशल को ढूंढो। भोपाल से फोन आया तो था कि वो 2-3 घंटे ऑफलाइन रहेंगे। दूसरी तरफ जब रियाज वर्कर्स को लेने जाता है तो देखता है कि सभी वर्कर्स या तो मरे पड़े हैं या बेहोश हैं। वेटिंग हॉल में भी वाहियात लोग पानी के लिए लड़ रहे थे और पानी का मटका गिरा देते हैं। फिर स्टेशन मास्टर बाहर जाते हैं और वहाँ से पानी की बोतलें और छोटे छोटे मटके लेकर अंदर आते हैं। सब लोग उनसे अपनी आंखें धोते हैं और रुमाल गीला कर मुंह पर बांधते हैं। फिर स्टेशन मास्टर कहते हैं कि मैं फोन लाइन चेक करता हूँ, हमें गोरखपुर एक्सप्रेस को रोकना होगा, लेकिन लोग फिर से उसके सिर पर चढ़ जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर तुम आती हुई ट्रेन को रोकोगे तो हम यहाँ से बाहर कैसे जाएंगे। अब की बार मुन्ना भैया हालातों को बेकाबू होने से रोकने के लिए अपनी गन निकाल लेते हैं और कहते हैं कि यात्रीगण कृपया ध्यान दें, स्टेशन मास्टर को अपना काम करने दें और बीच में दखलंदाजी ना करें। ये अपनी फैमिली को छोड़कर हमारे लिए ही यहाँ बैठे हैं।
तभी रियाज फिर से वहां आ जाता है। स्टेशन मास्टर भागकर उसके पास जाता है। रियाज बताता है कि मेरे पहुंचने तक सब दम तोड़ चुके थे। फिर स्टेशन मास्टर कहते हैं कि सबसे पहले ब्लॉक लाइन ठीक करनी होती है, शायद उन्होंने मरने से पहले ठीक कर दी हो। ब्लॉक लाइन स्टेशन को अगले और पिछले स्टेशन के साथ जोड़ती है। अगर दोनों तरफ में से एक भी तार उन्होंने ठीक कर दी हो तो बात बन सकती है। फिर स्टेशन मास्टर उसे घर जाने के लिए कहते हैं। रियाज कहता है कि मेरी बस्ती उस फैक्ट्री से 10 कदम की दूरी पर है, अब तक अम्मी मर गई होगी, घर जाकर क्या करूंगा, आप चिंता ना करिए, मैं आपके साथ हूँ। फिर स्टेशन मास्टर अपने ऑफिस में जाता है ताकि वहाँ से मैग्नेटोफोन के जरिए दूसरे स्टेशन पर बात कर सके, लेकिन मैग्नेटोफोन टूटे पड़े थे। फिर वो उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ इटारसी से मनोहर भी भोपाल के लिए चिंता में था। फिर वो भोपाल से 13 किलोमीटर आगे सूखी सेवनिया नाम के स्टेशन पर फोन करता है और पूछता है कि भोपाल से कोई बात हुई या नहीं। सूखी सेवनिया से मुलाजिम कहता है कि यहाँ लाइन की मुरम्मत चल रही है, उन्होंने कहा था कि 2-3 घंटे लगेंगे, शायद ज्यादा समय भी लग सकता है। इसी बातचीत के दौरान उनके मैग्नेटोफोन पर कॉल आती है जो कि भोपाल से आई थी, लेकिन लाइन खराब होने के कारण उनकी बात नहीं हो पाती। ऐसा 3-4 बार होता है। मनोहर समझ जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अब भोपाल स्टेशन मास्टर भी मायूस हो जाता है। फिर मनोहर स्टेशन मास्टर को बताता है कि अभी तक भोपाल से कांटेक्ट नहीं हो पाया। स्टेशन मास्टर फिर से उसे डांटने लगता है। इतने में वो तड़पती आत्मा फिर से आ जाती है। वो तड़पती आत्मा कोई और नहीं बल्कि रति पांडे था, जो भेष बदलकर यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आया था। वो मनोहर से पूछता है क्या हुआ। मनोहर कहता है कि भोपाल जंक्शन से पिछले 3 घंटे से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, वहाँ कुछ तो गलत हुआ है। फिर रति पांडे भोपाल थाने में फोन करने को कहता है। रति पांडे को पता चलता है कि भोपाल में गैस लीक कर गई है और हजारों लोग मर गए हैं। फिर रति पांडे सबको बताता है कि यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से गैस लीक हुई है, पूरे शहर का गला घुट गया है। फिर वो कहता है कि वो गोरखपुर एक्सप्रेस पहुंचने वाली होगी। फिर वो सूखी सेवनिया फोन करके कहता है कि गोरखपुर एक्सप्रेस को आगे जाने से रोको, उन्हें लाल सिग्नल दो, क्योंकि वो ट्रेन मौत के मुंह में जा रही है। लेकिन वे सिग्नल लाल कर पाते इससे पहले वो ट्रेन वहां से गुजर चुकी थी। फिर उन्हें पता चलता है कि वे गोरखपुर एक्सप्रेस को नहीं रोक पाए। ये है डीजी पर्सनल राजेश्वरी जांगले। इसके पास रति पांडे का फोन आता है। वो इसे बताता है कि भोपाल जंक्शन पर एक बड़ा हादसा हुआ है। पुराने भोपाल में एक केमिकल प्लांट में गैस लीक हो गई है। पिछले 2 घंटे से भोपाल जंक्शन से कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा। इसका मतलब वहाँ का स्टाफ इस हालत में नहीं है कि उनसे कांटेक्ट किया जा सके। अब गोरखपुर एक्सप्रेस भोपाल जंक्शन में अपनी मौत के मुंह में जा रही है। रेलवे मिनिस्ट्री में मेरी किसी से बनती नहीं, इसलिए आप वहाँ कांटेक्ट कीजिए। उन्हें जितनी मेडिकल हेल्प भेज सकते हैं उतनी ही कम है। फिर रति पांडे स्टेशन के सारे स्टाफ को इकट्ठा करता है और उन्हें कहता है कि मुझे यहाँ जितने भी डॉक्टर्स हैं आधे घंटे में सब रेलवे स्टेशन पर चाहिए, ऑन ड्यूटी हो या ऑफ ड्यूटी। वे अपने साथ जितने भी ऑक्सीजन सिलेंडर, आंखों में डालने वाली दवाइयाँ या दम घुटने से बचने वाली दवाइयाँ ला सकते हैं तो लेकर आए। फिर रति पांडे मनोहर को कहता है कि मेरी सीएम स्पेशल को बुलाने का वक्त आ गया है, मेरे लोको पायलट को कांटेक्ट करो। मेरी सीएम स्पेशल भैरवपुर के आउटर पर खड़ी है, तुम लोगों ने वहाँ तो चेक नहीं किया होगा। दूसरी तरफ गोरखपुर एक्सप्रेस में वे दंगई दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि राजबीर कौर के साथ जो लड़की थी वो लड़की नहीं बल्कि उसका बेटा था। फिर राजबीर कौर अपनी कृपान से उनके ऊपर वार करती है। फिर गार्ड इमरजेंसी ब्रेक लगा देता है। फिर वे उन गुंडों को वहीं पर बंद करके बाहर आ जाते हैं। उस समय ये ट्रेन भोपाल से 7 किलोमीटर दूर खड़ी थी। फिर गार्ड राजबीर और उसके बेटे को लेकर लोको पायलट के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। फिर गार्ड साहब कहते हैं कि मैं उन सभी दंगइयों को ट्रेन से अलग करता हूँ और जब मैं फ्लेयर गन चलाऊं तो आप ट्रेन को भगा लेना। फिर गार्ड ट्रेन से उतरकर जंगल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ वेटिंग हॉल में पानी खत्म हो गया था। फिर मुन्ना भैया स्टेशन मास्टर को कहता है कि अगर पानी का इंतजाम नहीं हुआ तो ये लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाएंगे। रियाज कहता है सर वैसे भी MIC धीरे धीरे सबकी जान ले ही रही है, जल्द से जल्द इन सबको यहाँ से निकालना होगा। फिर मुन्ना पूछता है क्या यहाँ कोई और ट्रेन नहीं है जिसको हम इंजन के साथ जोड़कर इन सबको यहाँ से ले जाएं। फिर स्टेशन मास्टर रियाज को कहता है कि मैंने तुम्हें एक मालगाड़ी तैयार करने के लिए भेजा था, क्या वो यहाँ आ सकती है। फिर स्टेशन मास्टर और रियाज दोनों मालगाड़ी लेने जाते हैं और मुन्ना वहीं पर रुकता है। अब मुन्ना भैया के पास अपना काम करने का खुला टाइम था। फिर मुन्ना उस ज्यादा बोलने वाले लड़के को सबका ध्यान रखने के लिए कहकर खुद भी वहाँ से खिसक लेता है। दूसरी तरफ राजेश्वरी जांगले इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है और भोपाल जंक्शन में हेल्प भेजने के लिए कहती है, लेकिन मिनिस्ट्री के लोग उस ऑफर को डिनाई कर देते हैं और कहते हैं कि हम और लोगों की जान खतरे में नहीं डाल सकते। फिर रेल मंत्री कहता है कि भोपाल कोई भी गाड़ी नहीं जानी चाहिए, जिसको जैसे रोका जा सकता है रोको। फिर वो रति पांडे को बताती है कि मिनिस्टर नहीं मान रहे। फिर वो बताती है कि मिनिस्टर ने सभी ट्रेनों को भोपाल जाने से रोकने को कहा है। जब तक ऑर्डर्स वहां पहुंचे तुम अगर वहां से निकल सकते हो तो निकल लो। अब इटारसी और भोपाल के बीच में मिसरोद नाम का एक स्टेशन पड़ता था
और मिसरोद में ऑर्डर्स पहुंचने से पहले रति को वो क्रॉस करना था। अब रति पांडे के द्वारा बुलाए गए सभी डॉक्टर्स और टीम इटारसी स्टेशन पर पहुंच गई थी। फिर रति पांडे सबको मोटिवेट करता है और कहता है कि भोपाल जंक्शन में 15,72,211 लोग मौत से जूझ रहे हैं। उनको मरने से कैसे बचाना है ये नहीं पता, लेकिन किसी भी हालत में उनको मरने नहीं देना, चाहे खुद की जान चली जाए, उन सबको बचा कर रहेंगे। जो लोग घर जाना चाहते हैं जा सकते हैं और जो मेरे साथ चलना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। फिर रति पांडे का जीएम स्पेशल इंजन एक्सीडेंट रिलीफ कोच को भोपाल की तरफ ले जाने लगता है। दूसरी तरफ गोरखपुर एक्सप्रेस का गार्ड जंगल में रेलवे डिटोनेटर्स में विस्फोट करता है। उसकी आवाज सुनकर सभी दंगई उसकी तरफ जाने लगते हैं। तभी गार्ड फ्लेयर गन चला देता है और पायलट गाड़ी भगा लेता है। फिर जब गार्ड ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करता है तो एक दंगई उसकी पीठ में छुरा घोंप देता है। गार्ड उसे धक्का देकर खुद ट्रेन में चढ़ जाता है। अब पूरा भोपाल शहर मौत की आगोश में था। कुमावत कमरुद्दीन के घर जा रहा था। कुछ स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले लोग अब भी जिंदा थे जो ये शहर छोड़कर जा रहे थे। वो कमरुद्दीन के घर में जाकर 1982 वाली रिपोर्ट को ढूंढता है, क्योंकि कमरुद्दीन ने कहा था 2 घंटे के बाद मेरे घर पर आकर रिपोर्ट ले जाना, लेकिन कमरुद्दीन तो घर पर आ ही नहीं पाया था। फिर वो रियाज के घर जाता है और देखता है कि उसकी माँ भी दुनिया छोड़कर चली गई थी। कमरुद्दीन की पत्नी उसे ढूंढने के लिए फैक्ट्री की तरफ जा रही थी। फिर उसे वहाँ पर कमरुद्दीन का गिरा हुआ स्कूटर दिखता है। उस फैक्ट्री के दरवाजे बंद थे। फिर वो उन्हें खोलने की कोशिश करती है। इतने में कुमावत भी वहाँ पर पहुँच जाता है। वो नफीसा को संभालता है, लेकिन अब उसका डिलीवरी का समय नजदीक आ गया था। फिर वो नफीसा को कमरुद्दीन के स्कूटर पर बिठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। कुमावत की आंखें जल रही थी, उसे बहुत ही कम दिखाई दे रहा था और नफीसा का भी मास्क फटा हुआ था, इसलिए उसकी भी हालत खराब थी। अगले सीन में हम दिल्ली के एक होटल में जर्मनी से आए हुए डॉक्टर ब्राउन को देखते हैं। ये टैक्सिकोलॉजिस्ट हैं। ये वही डॉक्टर हैं जिसने 1982 में भोपाल वाली फैक्ट्री की जांच करके रिपोर्ट बनाई थी। इन दिनों ये भारत में दवा बनाने वाली कंपनियों से कांटेक्ट करने आया था, क्योंकि यहाँ की कंपनियां जर्मनी से सस्ती दवा बना कर देती थी। तभी उसके पास उस डॉक्टर का फोन आता है जो मिस्टर मेडिसन के साथ था। वो इन्हें सारी बात बताता है और उस जहर का एंटीडोट पूछता है। दूसरी तरफ स्टेशन में मुन्ना भैया को तिजोरी की चाबी मिल जाती है। फिर जब वो तिजोरी खोलने की कोशिश करता है तो वहाँ पर प्रसाद आ जाता है। फिर वो मुन्ना भैया को चोरी करने से रोकता है और दोनों में हाथापाई होने लगती है। उधर राजेश्वरी जांगले पीएमओ ऑफिस जाती है, लेकिन उसे अंदर ही नहीं जाने दिया जाता। वहाँ डॉक्टर ब्राउन भी आए हुए थे, उन्हें भी अंदर नहीं जाने दिया जाता। फिर वो राजेश्वरी को कहता है कि मैं डॉक्टर ब्राउन हूँ, मुझे पता चला है कि भोपाल में गैस लीक हुई है। मैंने पहले भी उस पर अध्ययन करके एक रिपोर्ट बनाई थी और अब मैं संयोग से इंडिया ही आया हुआ था। उस जहर का एक एंटीडोट है जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। ये आपको यहाँ की दवा बनाने वाली कंपनियों और थोक विक्रेताओं के पास मिल जाएगा। आपको जल्द से जल्द इस पर कदम उठाना होगा। उन लोगों के पास बहुत कम समय है। भोपाल के हॉस्पिटल में आंखों में नॉर्मल दवाइयां डाली जा रही थी, क्योंकि जब बीमारी का ही नहीं पता था तो उनको दवा का कैसे पता होगा। फिर कुमावत एक नर्स से नफीसा के बारे में पूछता है। नर्स कहती है कि हम उसकी रिपोर्ट जाने बिना कुछ नहीं कर सकते, पहले आप उसकी रिपोर्ट लेकर आइए। फिर वो जाकर कमरुद्दीन का स्कूटर चेक करता है। उसे वहाँ नफीसा की रिपोर्ट तो नहीं मिलती, लेकिन उस फैक्ट्री की रिपोर्ट मिल जाती है, जिसको लेने के लिए वो अपनी जान पर खेलकर शहर आया था। भोपाल स्टेशन पर प्रसाद और मुन्ना अभी भी लड़ रहे थे। वेटिंग हॉल में लोगों ने मान लिया था कि अब हम अपने दम पर हैं, क्योंकि वो ठुल्ला और स्टेशन मास्टर यहाँ से मौका देकर खिसक गए हैं। फिर एक आदमी उसे बाहर जाने से रोकता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। इतने में स्टेशन मास्टर मालगाड़ी का डिब्बा लेकर वहाँ पहुँच जाता है। फिर मुन्ना और प्रसाद भी वहाँ आ जाते हैं। प्रसाद कहता है स्टेशन को तेरी जरूरत है। फिर वे सभी लोगों को मालगाड़ी के डिब्बे में बैठने को कहते हैं। अब सब लोग उस डिब्बे में बैठते हैं और एक दूसरे की हेल्प करते हैं। विजय की बेटी भी स्टेशन तक पहुँच गई थी। फिर कुछ लड़कियां उसे भी सहारा देकर डिब्बे में बिठा देती हैं। फिर स्टेशन मास्टर उस डिब्बे का दरवाजा बंद करके इंजन में चला जाता है। दूसरी तरफ सीएम स्पेशल भी हवा से बातें करती हुई भोपाल की तरफ बढ़ रही थी और उसके ऑपोजिट गोरखपुर एक्सप्रेस भी भोपाल की तरफ ही आ रही थी। इतने में भोपाल जंक्शन पर इंजन बंद पड़ जाता है। वे उसे स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो स्टार्ट नहीं होता। अब दिक्कत ये नहीं थी कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा, दिक्कत तो ये थी कि तीनों ही ट्रेन एक ही पटरी पर थी। राजेश्वरी जांगले टेंशन में थी, इसलिए वो पीएमओ ऑफिस के बाहर खड़ी होकर सिगरेट पीने लगती है। तभी उसके पास मिस्टर मेडिसन का वकील आता है। वो अपना नाम मिर्जा बताता है। वो कहता है कि जो मिस्टर ब्राउन ने आपको एंटीडोट बताया था उसे आमतौर पर साइनाइड के लिए यूज किया जाता है, और अगर इससे लोगों का इलाज होगा तो ये साबित हो जाएगा कि ये फैक्ट्री नहीं जहर उगलने वाली मशीन है। इसलिए मेरे क्लाइंट ने आपके लिए एक तोहफा भेजा है
जुबान बंद रखने के लिए, लेकिन राजेश्वरी जांगले उसको वहाँ से दफा होने के लिए कहती है, क्योंकि राजेश्वरी मैडम तो खुद डॉक्टर ब्राउन को भोपाल भेज रही थी ताकि वहाँ जाकर वो लोगों की हेल्प कर सके। मिस्टर ब्राउन अकेले नहीं जा रहे थे, वे अपने साथ लाखों लोगों की जान बचाने के लिए सोडियम थायोसल्फेट की शीशियां लेकर जा रहे थे। अब कुमावत भी मिस्टर मेडिसन के पास फोन करता है और कहता है कि मैं जानता हूँ आप इस हादसे को एक्सीडेंट का रूप देना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि किसी मजदूर की गलती के कारण ये सब हुआ, लेकिन अब मेरे हाथ आपकी फैक्ट्री की 2 साल पहले की रिपोर्ट लग गई है। आपको और आपके सीनियर्स को पता था कि ये फैक्ट्री नहीं मौत का जाल है, लेकिन फिर भी आप बेधड़क इस फैक्ट्री को रन कर रहे थे। फिर मिस्टर मेडिसन कहते हैं कि आप पेज नंबर 78 पर देखो, 2 साल पहले ही हम इस केस से दोष मुक्त हो गए थे। आपके पास जो दस्तावेज हैं, इससे हम फंसेंगे नहीं बल्कि बचेंगे। अब शहर में पुलिस जिंदा लोगों की तलाश में थी, तभी ड्राइवर को एक जिंदा आदमी दिखता है, लेकिन वो देखता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं। तभी उसके पास पुलिस स्टेशन से फोन आता है। वे उसे भोपाल रेलवे स्टेशन पर एक मैसेज पहुंचाने के लिए कहते हैं कि सीएम स्पेशल राहत लेकर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 खाली रखना। लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जो इंजन खड़ा था वो अभी तक ऑन नहीं हुआ था। फिर मुन्ना भैया कहते हैं कि जाकर उन लोगों को कहो कि तुम लोग अपना देख लो और हम अपना देखते हैं, जिसकी जैसे जान बचती है बचा लो। स्टेशन मास्टर कहता है कि मैं ऐसा करके सारी जिंदगी पछताना नहीं चाहता, अगर आप लोगों को जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं मरते दम तक यही रहूंगा। तभी उनको एक ट्रेन की आवाज आती है। ये गोरखपुर एक्सप्रेस की आवाज थी। ट्रेन यहाँ आकर वैसे भी धीमी होने वाली थी, इसलिए ये उन्हें इशारा करके यहाँ खड़ी ट्रेन से पहले रोकना चाहते थे। फिर प्रसाद कहता है, सर ये काम आप मुझ पर छोड़ दो। इमाद रियाज साउथ साइड का सिग्नल ग्रीन करने जाता है और स्टेशन मास्टर को कहता है कि उस ट्रेन में मेरी फैमिली आ रही है, एक औरत, एक छोटी लड़की और एक बच्चा, आप बस उनको महफूज रखना। फिर स्टेशन मास्टर मुन्ना भैया को कहते हैं कि वादा करो, एक्सप्रेस बैंडिट आज रात भटकेगा नहीं, स्टेशन को आपकी जरूरत है। स्टेशन मास्टर को पता था कि ये चोर है। अब स्टेशन की एक तरफ इमाद रियाज जा रहा था तो दूसरी तरफ प्रसाद का काम था ट्रेन को धीमी करना और इमाद रियाज का काम था सिग्नल ग्रीन करना। प्रसाद पायलट का ध्यान खींचने के लिए पटरी पर डिटोनेटर्स लगा देता है और वहीं पर दम तोड़ देता है। जब उनके ऊपर से गाड़ी गुजरती है तो वहाँ पटाखे बजते हैं। पायलट समझ जाता है कि आगे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो ट्रेन को धीमी कर देता है और उस माल गाड़ी के डिब्बे के ठीक पहले गाड़ी रोक देता है। स्टेशन मास्टर अनाउंस करता है कि गोरखपुर ट्रेन से कोई भी यात्री बाहर मत निकलना। दूसरी तरफ सीएम स्पेशल भी बड़ी तेजी से उसी स्टेशन पर आ रही थी। वो मिसरोद पहुंचने वाली थी। ये कोशिश करते हैं कि सिग्नल रेड होने से पहले ट्रेन को आगे ले जाए। मिसरोद स्टेशन पर सबको ऑर्डर्स मिल चुके थे कि भोपाल जंक्शन तक कोई भी गाड़ी ना पहुंचे। फिर उन्हें पता चलता है कि सीएम स्पेशल भोपाल जा रही है। वे सिग्नल रेड कर देते हैं, लेकिन रति पांडे अपने पायलट को कहता है कि ट्रेन रुकनी नहीं चाहिए। फिर स्टेशन मास्टर देखता है कि ट्रेन धीमी नहीं हो रही, इसलिए वो उसकी लाइन चेंज करके साइडिंग पर डलवा देता है। अब उन्हें ना चाहते हुए भी ट्रेन रोकनी पड़ती है। दूसरी तरफ राजेश्वरी जांगले रेल मंत्री को बताती है कि हमें उस जहर के एंटीडोट का पता चल गया है। रेल मंत्री कहता है कि डॉक्टर ब्राउन पागल है, उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर रोक लिया गया है और अब उसे जर्मन वापस भेज रहे हैं, क्योंकि सरकार किसी एक आदमी की बात मानकर लोगों में केमिकल इंजेक्ट नहीं कर सकती। इसका सीधा सीधा मतलब ये था कि इस मंत्री की जबान भी नोटों से बंद कर दी गई है। अब भोपाल जंक्शन पर अभी अभी पहुंची गोरखपुर एक्सप्रेस से लोग बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। स्टेशन मास्टर की अनाउंसमेंट और मुन्ना के रोकने का उन पर कोई फायदा नहीं होता। उधर रियाज सिग्नल को ग्रीन कर देता है और स्टेशन मास्टर को बता देता है कि रास्ता साफ है। फिर स्टेशन मास्टर गोरखपुर एक्सप्रेस के इंजन में जाता है और पायलट को कहता है कि पूरे 3 मिनट बाद तुम इस रेल को आगे ले जाना। तुम्हारी ट्रेन में हजारों लोग सवार हैं, हमें उन सब की जान बचानी है। वो उसे अपना लिखित रूप में ऑर्डर देता है और ऑर्डर फॉलो करने के लिए कहता है। अब जितने लोगों को ये समझ थी कि जान बचानी है तो यहाँ से जाना पड़ेगा, वे लोग ट्रेन में वापस चढ़ रहे थे और बेवकूफ लोग ट्रेन से उतरकर बाहर की तरफ भाग रहे थे। स्टेशन मास्टर दोनों ट्रेन को एक दूसरे के साथ जोड़ देता है। तभी देखते ही देखते बाहर से भारी भीड़ आती है और ट्रेन में सवार होने लगती है। ट्रेन में तो इतने लोगों की जगह भी नहीं थी। ये लोग बाहर बसों से उतरकर ट्रेन में चढ़ रहे थे। स्टेशन मास्टर इंजन में जाकर गाड़ी का हॉर्न बजाता है। गाड़ी के डिब्बे खचाखच भर गए थे। स्टेशन मास्टर मुन्ना को कहता है कि ये इज्तिमा की भीड़ है, जितने लोग बच सकते हैं बचाइए। मुन्ना भी अपना मिशन भूलकर लोगों की जान बचा रहा था। जब रति पांडे राजेश्वरी मैडम से बात करता है तो वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैंने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन कुछ भी नहीं कर पाई। दोस्तों, रति पांडे और मैडम राजेश्वरी हस्बैंड वाइफ थे, लेकिन फिलहाल ये साथ नहीं रहते। फिर रति पांडे बाहर जाकर अपने पायलट को इंजन प्राइम करने के लिए कहता है।
स्टेशन मास्टर रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरी नौकरी का सवाल है। तभी पायलट आकर बताता है कि इटारसी से मनोहर का फोन है। मनोहर बताता है कि सर अब आसपास के कर्मचारियों को पता चल गया है कि आप भोपाल के लोगों की मदद करना चाहते हैं। अब वे लोग खुद को भी रोक नहीं पा रहे। अब झांसी, जबलपुर और इंदौर से मेडिकल ट्रेन भोपाल पहुंच रही है। अब हर तरफ से हेल्प आ रही है। गोरखपुर ट्रेन में जगह नहीं बची थी, इसलिए स्टेशन मास्टर सबको गार्ड वाले डिब्बे में बैठने को कहता है। फिर वे गार्ड की हेल्प करते हैं जिसे चाकू लगा था। इतने में गाड़ी चल पड़ती है। तभी एक पुलिस वाला आता है और मुन्ना को बताता है कि इटारसी से सीएम स्पेशल आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 को खाली करो। अब ये दोनों ट्रेन एक दूसरे की तरफ ही जा रही थी। ये लोग गैस से ना भी मरते तो गाड़ियां टकराने से मर जाते। फिर वो रियाज को फोन करके बताता है कि सामने से सीएम स्पेशल आ रही है, दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाएंगी। अब तुम्हें ही करना है जो करना है। स्टेशन से कुछ ही दूर लाइनें चेंज करने की ऑप्शन थी। अब रियाज फिर से भागकर पीछे की तरफ जाता है ताकि गाड़ियों के टकराने से पहले लाइन चेंज कर सके, लेकिन रियाज की हालत इतनी खराब थी कि वो ठोकर खाकर गिर जाता है। अब लगता है कि स्टेशन मास्टर का भी समय खत्म हो गया था। रियाज देखता है कि गोरखपुर एक्सप्रेस आ रही है। फिर वो हिम्मत जुटाकर खड़ा होता है। अब सामने से सीएम स्पेशल भी आ रही थी। दोनों गाड़ियों के पायलट्स को अपने सामने मौत दिख जाती है। इतने में रियाज ट्रैक चेंज कर देता है और दोनों ही गाड़ियां टकराने से बाल बाल बच जाती है। गाड़ियां तो बच जाती है लेकिन रियाज नहीं बचता। उधर स्टेशन मास्टर भी अब रियाज की फैमिली के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। फिर मुन्ना जब स्टेशन मास्टर को देखता है तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन स्टेशन मास्टर मर चुका था। फिर मुन्ना स्टेशन मास्टर की जेब से तिजोरी की चाबियां निकाल लेता है और उनकी लाश को एक चादर से ढक देता है। उस समय प्रेस रिपोर्टर ने हॉस्पिटल में जो तस्वीरें खींची थी उनमें से कुछ रियल तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूँ। भोपाल से जितने लोग गोरखपुर एक्सप्रेस में चढ़े थे उनमें से भी कुछ लोगों ने दम तोड़ दिया था। अब जीएम रति पांडे राहत लेकर भोपाल पहुंच गया था। वो स्टेशन पे बचे लोगों की हेल्प करता है और अपने साथ लाई हुई दवाइयां हॉस्पिटल पहुंचाता है। फिर रेल मिनिस्टर राजेश्वरी मैडम को, जो ये हीरो बनने निकले थे, इन पर कार्रवाई करने का ऑर्डर देता है। लेकिन मैडम राजेश्वरी अपना इस्तीफा देकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे भी पता था कि वे लोग अपनी जान पर खेलकर लोगों की जान बचाने गए हैं। उनका इनाम उन्हें इस तरह तो नहीं दिया जा सकता। इन मंत्रियों का तो जमीर मर चुका है। असली नौकरी वो नहीं जो हम सरकार के ऑर्डर फॉलो करके करते हैं। असली नौकरी तो ऊपर वाले के ऑर्डर्स फॉलो करना है। और शायद ये बात कुछ लोग समझ चुके थे। अगले दिन सुबह हवा साफ हो जाती है, क्योंकि इंसान कुछ करे या ना करे, धरती तो खुद को सही कर ही लेती है। लेकिन उस गैस के कारण परिणाम बहुत भयानक हुए थे। हजारों लोग भोपाल छोड़कर दूसरे शहरों में जाकर बस गए। हजारों पेड़ बर्बाद हो गए। अब लोग भोपाल के नाम से भी डरने लगे थे, क्योंकि वे सोचते थे कि ऐसी घटना दोबारा भी हो सकती है। जिन सिखों को लोग चुन चुन कर मार रहे थे, वे यहाँ भी भूखे लोगों के पेट भरने से पीछे नहीं हटे। जब स्टेशन मास्टर की तिजोरी चेक की जाती है तो उसमें एक भी रुपया नहीं था। आरपीएफ वालों का मानना था कि स्टेशन मास्टर मौका देखकर सारे रुपए लेकर भाग गया है, और ये बात मुन्ना भैया सुन लेता है। वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जिस इंसान ने अपनी फैमिली और खुद की जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की, उनको मौत के मुंह से बाहर निकाला, उसके ऊपर इस तरह का इल्जाम लगे। जब स्टेशन मास्टर का बेटा वापस भोपाल आता है तो वो स्टेशन पर जाकर अपने अब्बू के बारे में पूछता है। उस लिस्ट में स्टेशन पर मरे हुए सभी लोगों के नाम थे, चाहे वो इमाद रियाज हो या फिर प्रसाद, लेकिन उसमें स्टेशन मास्टर का नाम नहीं था। और जिन लोगों की पहचान नहीं हुई थी उन लोगों को कब्रिस्तान भेज दिया गया था। रियाज की भाभी को जब रियाज की मौत का पता चलता है तो वो भी टूट जाती है। अब इस बात का जीएम को पता चलता है कि स्टेशन मास्टर पैसे लेकर भाग गया है। फिर वो जाकर तिजोरी चेक करता है। अब गायब हुए रुपए वापस उसी जगह पर पड़े थे। फिर रति पांडे कहता है कि मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे आदमियों पर कोई उंगली उठाए। अगर स्टेशन मास्टर ने सिग्नल नहीं भेजा होता तो यहाँ हजारों और लाशें पड़ी होती। आपको क्या लगता है यहाँ से गोरखपुर ट्रेन को किसने रवाना किया? क्या वो स्टेशन मास्टर का काम नहीं था? मुन्ना ने सारे रुपए जहाँ से उठाए थे वहीं रख दिए थे, बस उसमें से 100 का एक नोट वापस नहीं रखा था। तभी कुमावत उसके पास आकर बैठ जाता है, क्योंकि वो दिल्ली जा रहा था इस केस पर कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए। फिर मुन्ना उसे कहता है कि मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, ये शहर कुछ जमा नहीं अपने को। कुमावत कहता है जनाब शहर बुरा नहीं है, बस दिन गलत पकड़ लिया आपने। तभी वहाँ दिल्ली जाने वाली ट्रेन आ जाती है। अब लोग एक गोरे की गलती के कारण इस शहर से नाता तोड़कर यहाँ से जाने लगे थे। जब स्टेशन मास्टर का बेटा कब्रिस्तान जाता है तो उसे वहाँ अपने अब्बू नहीं मिलते। तभी अचानक स्टेशन मास्टर को होश आ जाता है, और ये कोई फिल्मी घटना नहीं बल्कि रियल में ही स्टेशन मास्टर मरकर जिंदा हो गए थे। उनका बेटा उनको पहचान लेता है और भागकर उनके पास जाता है। स्टेशन मास्टर अपने बेटे को जिंदा देखकर बहुत ही खुश होता है। वो पत्रकार जिसने इस केस पर काम किया
उसका रियल नेम राजकुमार कोसानी था। उसने इस फैक्ट्री को फटने की कगार पर खड़ा ज्वालामुखी कहा था और वो ज्वालामुखी फटा भी। कोविड के दौरान 2021 में उसकी मौत हो गई। गौरी शंकर जनरल मैनेजर ऑफ उत्तरी रेलवे इंस्पेक्शन के लिए झांसी गए थे। जब उन्हें भोपाल में हुए हादसे की खबर मिली तब उन्होंने भोपाल जंक्शन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। फिर वे तुरंत उनकी मदद करने के लिए निकले, पर उन्हें एक स्टेशन पहले रोक दिया गया। वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों की इच्छा के विरुद्ध अपनी इंस्पेक्शन स्पेशल लेकर बेधड़क भोपाल जा पहुंचे। मैक्स डाउंडर एक जर्मन टैक्सिकोलॉजिस्ट था जो सोडियम सल्फेट की 50,000 शीशी लेकर भोपाल आया, लेकिन उन्हें तुरंत शहर छोड़कर जाने को कह दिया गया। 1981 में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में हुए हादसे के कारण सजदा बानो के पति की मौत हो गई थी। वो 2 दिसंबर 1984 को गोरखपुर एक्सप्रेस में बैठकर भोपाल लौट रही थी, लेकिन MIC के कारण उसके एक बच्चे की मौत हो गई और दूसरा अपंग हो गया। भोपाल गैस कांड के कारण 15,000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। ये संख्या और भी बढ़ सकती थी अगर भोपाल जंक्शन के द रेलवे मैन हिम्मत और बहादुरी से काम ना लेते। 1 साल बाद भोपाल रेलवे स्टेशन पर कर्मचारी शहीद स्मारक बनाया गया। मुन्ना भैया भी 1 साल बाद दोबारा इस शहर में आए। जब उन्हें पता चला कि स्टेशन मास्टर जिंदा है, वो स्टेशन मास्टर से पूछता है कि सर, ये आपकी रेलवे बहादुरी के लिए कोई मेडल वेडल नहीं देती क्या? स्टेशन मास्टर कहता है कि उस रात हम अपनी ड्यूटी कर रहे थे। फिर वो वही 100 का नोट स्टेशन मास्टर को दे देता है जो उसने उस रात चुराया था। फिर वो बताता है कि उसने चोरी करना छोड़ दिया है और उसका असली नाम बलवंत यादव है। गैस लीक होने के 12 साल बाद भी ये शहर उस हादसे की सजा भुगत रहा था। कमरुद्दीन की पत्नी ने उस रात एक बेटे को जन्म दिया था जो अपंग पैदा हुआ, और उस गैस हादसे में जितने भी आदमी मारे गए उनकी विधवाओं के लिए एक अलग कॉलोनी बसाई गई। 1970 में जब वो फैक्ट्री शुरू की जा रही थी तो मिस्टर ब्राउन, जो उस समय अमेरिका में अपनी रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया कि मुझे इस केमिकल से निकलने वाली गैस के घातक परिणामों के बारे में पता चला है। हमें पूरी दुनिया को इसके बारे में आगाह करना होगा। इंडिया के भोपाल शहर में भी एक फैक्ट्री लगाई जा रही है जो शहर के बीचों बीच है। वो फैक्ट्री शहर से बाहर लगानी चाहिए। मिस्टर ब्राउन का सीनियर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, भारत की सरकार लोगों की सुरक्षा के साथ कोई खतरा मोल लेगी? अगर उन्हें इसमें खतरा लगेगा तो वो कभी भी इस फैक्ट्री को चालू करने की परमिशन नहीं देगी। उस समय भी डॉक्टर ब्राउन को चुप करा दिया गया था। भारत सरकार के अनपढ़ गवार नेताओं ने उस फैक्ट्री को शहर के बीचों बीच खुलने से रोकने में कोई भी जहमत नहीं उठाई। भोपाल कांड के बाद कॉर्बेट फैक्ट्री के असली चेयरमैन मिस्टर एंडरसन, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। फिर उनको यूनियन कार्बाइड गेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया। फिर अमेरिका से उनके लिए एक वकील बुलाया गया जिसने मिस्टर एंडरसन को रिहा करवा लिया। 15,000 जाने लेने वाले को सजा में मिला एक सरकारी प्लेन, वो भी VIP सर्विस के साथ। उस समय ना तो भोपाल कांड के आरोपियों को सजा मिली और ना ही मदद करने वालों को इनाम। तो दोस्तों, ये थी भोपाल कांड की स्टोरी, यानी द रेलवे मैन द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ भोपाल 1984। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।